हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल वेरी वेल। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था, जो कि जीएस की प्रश्नों की सीरीज थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द टॉपिक वाइज हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। तो आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता से हिस्ट्री की टॉपिक वाइज अध्ययन की शुरुआत करता हूँ। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी हालांकि पाषाण कालीन सभ्यता है, उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इफ़ यू इंटरेस्टेड इन दिस topics, so please comment me. I will manage in some days for you, but today we are going to study for Indus Valley civilizations. Okay, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रारंभिक इतिहास देखा जाए तो यह है 3300 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व प्रारंभिक इतिहास है। इसी को पूर्व हड़प्पा काल कहते हैं। और दूसरा परिपक्व काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और उत्तरार्ध हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो मुख्य रूप से कहाँ विस्तृत है? दक्षिण एशिया में। ठीक, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका समय काल इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा देखिएगा। और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है ये। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है यह सभ्यता? कम से कम 8000 वर्ष पुरानी मानी गई है। किसमें प्रकाशित खबर के अनुसार? नेचर। अब अपन इसका जो विस्तार का क्षेत्र है, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में यह प्रमुख रूप से फैली, तो दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफ़गानिस्तान 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी। इन 3 में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित रही। वही जो 3 कालक्रम मैंने आपको बताया। अब इसका भौगोलिक विस्तार देखिए। दक्षिण एशिया, अच्छा, दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत। ठीक, इसका काल क्या था? कांस्य युग। कांस्य की मतलब कहा जाए उपयोग होने लगा था, तो किस काल से इसको जोड़ा गया? कांस्य युग से। तिथियां इसमें तो 3300 दी है, लेकिन वो 3300 से 2500 और इधर 2600 से 1900 और 1900 से 1300 ईसा पूर्व। ठीक है। अब इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, तो इसके जो काल हैं उनको हड़प्पा काल भी कहा जाता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? सन 1921 में हड़प्पा नामक स्थल से ही खुदाई होने के कारण जो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए, इसलिए इसे हड़प्पा काल कहा जाता है। ठीक है। इसका विकास सिंधु और घग्गर जिसे प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, उसके किनारे हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। और भिरराड़ा को 2014 में जब खोजा गया तो इसे सबसे प्राचीन नगर माना गया। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर
पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। ठीक है, तो विकसित वैसे भी सिंडस वैली के विषय में यह तो कहा ही जाता है कि यह विकसित और नगरीय सभ्यता थी। इसके जो नगरों का विन्यास है, सड़कों का निर्माण है, नालियों की व्यवस्था है, नालियों में जल निकासी है, इसके द्वारों का जो विन्यास है, और खिड़की, रोशनदान, अन्नागार, स्नानागार, ये सब इसे नगरीय सभ्यता की श्रेणी में लाते हैं। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। इसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। किसने? 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को क्या किया? खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। तो प्रथम हड़प्पा स्थल की सूचना किसके द्वारा दी गई? बर्टन बंधुओं के द्वारा। कब? जब रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। रेलवे लाइन के निर्माण में यद्यपि आप देखते भी होंगे कि थोड़ा ज़मीन के स्तर से या सड़क के स्तर से हल्का नीचे रहता है, तो जब खुदाई वगैरह की गई होगी तो कुछ ऐसे हल्के फुल्के साक्ष्य मिले होंगे जिसके आधार पर वहाँ बर्टन बंधुओं के द्वारा इसकी सूचना सरकार को दी गई। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1861 1861 में। किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में। ठीक है, और आप वो इतिहास तो मतलब इसके विषय में क्या पूरा एक कहानी है, कैसे इस विषय में सोचा गया, तो वो तो आपने देखा कि रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान मतलब जो वहाँ पर बर्टन बंधु वगैरह काम कर रहे होंगे या करवा रहे होंगे, उनके माध्यम से इस विषय के बारे में बताया गया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में लेख भी लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा और किस सन में इसका उत्खनन किया गया, और तीसरा प्रश्न, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अब यह सभ्यता सिंधु घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसे कांस्य सभ्यता क्यों कहा गया? प्रथम बार कांसे के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता कहा गया। ठीक है,
अब सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। 80% स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। अच्छा देखिए, 80% स्थल किसके पास है? सिंधु नदी के आसपास है। तो एक स्पष्ट तरह से या अब चिंतन के माध्यम से सोचा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि वह उसी के आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत थी। 80% स्थल, मतलब कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 100% में से अगर 80% कोई भी स्थल या सभ्यता उसी स्थान विशेष में समाहित है, तो इसका मतलब कि वह उसी स्थान विशेष के इर्द गिर्द ही होगा। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा गया। 925 केंद्र भारत में है और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। 80% स्थल किसकी सहायक नदियों के? सिंधु नदी की सहायक नदियों के आसपास बचे हुए 20% हैं। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि कांस्य के प्रयोग के कारण कांस्य सभ्यता कहा गया और सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा गया। कितने के, अगर प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने केंद्र खोजे गए, तो ऑप्शन 1400 रहेगा। तो जिसमें से 925 केंद्र कहाँ हैं? भारत में। अच्छा, नामोत्पत्ति, तो चलिए ये नामोत्पत्ति तो आप अब समझ ही रहे हैं, इसके विषय में कोई बताने जैसी बात नहीं है। सिंधु सभ्यता के आसपास था, सिंधु नदी के किनारे होने के कारण सिंधु हड़प्पा की खोज की गई प्रथम बार। तो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा नामक स्थान पर प्रथम बार इसकी खुदाई हुई, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। और क्योंकि यह क्षेत्र, अब ठीक है देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, एक भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक कौन थे उस समय? जॉन मार्शल। ठीक है, अब ये भी सब वही चीज़ें दी हुई हैं। बलूचिस्तान, अच्छा ये देख लीजिए थोड़ा सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा और विशाल था। उस समय की भी कुछ सभ्यताएं, जैसे मिस्र की सभ्यता, और तो इन सब सभ्यताओं से ये काफ़ी बड़ी थी। अच्छा, इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंध में था। ठीक है, परिपक्व सभ्यता का केंद्र स्थल कहाँ पर था? पंजाब और सिंध में। तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत, मतलब प्रथम कहाँ था? पंजाब और सिंध में। फिर इसका विस्तार आप दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में चेनाब नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान, समुद्र तट के सुत कांगेन डोर, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरण्य तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। ठीक है, तो इसमें से अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या इम्पोर्टेंट है? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें इम्पोर्टेंट है
ये दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतकांगेडोर, उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर हिरंडतक और दक्षिण में तो अगर इसके दक्षिणी बिंदु देखें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु कौन सा हुआ? दैमाबाद, जो कि कहाँ था? महाराष्ट्र। पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर, जो कि कहाँ? बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतकांगेडोर, पाक के सिंध प्रांत से लेकर, ठीक है। और उत्तर पूर्व में कौन सा था? आलमगीरपुर। एक्चुअल में पूर्व में देखिए, लेकिन ठीक है, इसकी स्थिति उत्तर पूर्व के अवस्थिति के आधार पर दिया है। और उत्तर में अगर देखें तो उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोकतार तक, ठीक है। अब उसका तो अब यहाँ से वो हो ही गया। अब अपन देखते हैं इसमें अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1500 स्थलों का पता चल चुका है। पीछे हमने क्या देखा था कि 1400 केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए हैं, और इधर क्या दिया है कि इस संस्कृति के कुल 1500 स्थलों का पता चल चुका है। इनमें से कुछ आरंभिक अवस्था के हैं, तो कुछ परिपक्व अवस्था और कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के हैं। परिपक्व अवस्था वाले कम जगह ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी से पूर्व वैज्ञानिकों एवं विद्वानों का मानना था कि मानव सभ्यता का आविर्भाव आर्यों से हुआ। अब ये कैसे इससे जोड़े कि इनका आविर्भाव आर्यों से हुआ? इनके पहनाव, इनका उस समय की उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के आधार पर, और आर्यों के पहनाव और आर्यों के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के आधार पर ये कुछ निष्कर्ष निकाले कि इनका आविर्भाव किनसे हुआ? आर्यों से। यानी आर्य पहले आए, बाद में ये हुए लेख के अनुसार। लेकिन सिंधु घाटी के साक्ष्यों के बाद उनका भ्रम दूर हो गया। उन्हें यह स्वीकारना पड़ा कि आर्यों के आगमन से वर्षों पूर्व ही भारत की सभ्यता पल्लवित हो चुकी थी। क्या मानना पड़ा? कि आर्यों के आगमन से वर्षों पूर्व ही प्राचीन भारत की सभ्यता पल्लवित हो चुकी थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता नाम दिया गया। एक्चुअल में क्या हुआ करता है कि जैसे किसी भी स्थल से कुछ साक्ष्य, सिंधु कालीन सभ्यता की खुदाई करने से कुछ भी साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं, उन प्राप्त साक्ष्यों को अन्य संबंधित स्थलों के या अन्य संबंधित स्थल के व्यक्तियों से जब तुलना की जाती है, तो अगर कुछ समानता या तो कुछ उनमें विभिन्नताएं या तो आपस में कुछ समानताएं दिखती हैं, तो उस आधार पर उनका क्या किया जाता है? निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह किससे भेद रखते हैं या इनका परिपक्वन किस आधार पर हुआ, है ना। तो बाद में लेकिन फिर जब सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता नाम उन्होंने दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि और जो अन्य साक्ष्य प्राप्त हुए तो उनका भ्रम दूर हो गया। वो शुरुआती कुछ साक्ष्यों के आधार पर उनको ऐसा भ्रम हुआ। अब तो बाद में फिर इसका नाम क्या दे दिया गया? सैंधव सभ्यता। इनमें से आधे दर्जनों को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। इनमें से 2 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन? पंजाब का हड़प्पा तथा सिंध का मोहनजोदड़ो। मूल उच्चारण मुअनजोदारो और शाब्दिक अर्थ प्रेतों का टीला। इसी को मोहनजोदड़ो को कहा जाता है भूतों का टीला। दोनों ही स्थल वर्तमान समय में कहाँ हैं? पंजाब का हड़प्पा पाकिस्तान में और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, है ना।
दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और अंदुस नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तो दोनों स्थलों की, पंजाब के हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी थी? 483, और किस नदी से जुड़े थे? अंदुस नदी द्वारा। तीसरा नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में चन्हूदड़ो स्थल पर था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे मिलाइए, सही मिलान करिए या उपयुक्त में से कौन नहीं। तो इसमें कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे स्थल जो वर्तमान समय में भारत में नहीं है, या तो ऐसे सिंधुकालीन स्थल जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो इसमें देख लीजिए, दोनों ही स्थल कौन कौन से? दोनों, पहला पंजाब का हड़प्पा और दूसरा सिंध का मोहनजोदड़ो, और तीसरा मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में चन्हूदड़ो, और चौथा गुजरात के खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल नामक स्थल पर। ठीक है, तो लोथल को तो ठीक है, और दक्षिण में चन्हूदड़ो भी स्थित है, लेकिन कौन सा? पंजाब का हड़प्पा और सिंध का मोहनजोदड़ो, ये दोनों ही स्थल कहाँ हैं? पाकिस्तान में। बाकी चन्हूदड़ो ये तो दक्षिण में है हमारे, और लोथल तो गुजरात में ही है ना। अब इसके अतिरिक्त राजस्थान के उत्तरी भाग में कालीबंगा का, अच्छा, बहुत से, अभी आप यूपीपीएससी का पेपर उठा के भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें देखेंगे कालीबंगा से संबंधित बहुत क्वेश्चन आए हैं। उसका शाब्दिक अर्थ ही पूछ लिया है कि कालीबंगा, एक तो ये पूछ सकता है कि कालीबंगा किस राज्य में है, सिंधुकालीन स्थल, या तो ये पूछ सकता है कि सिंधुकालीन कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। और है कहाँ यह? राजस्थान में। तथा हरियाणा के हिसार जिले का बनावली, बेहद इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हरियाणा के हिसार जिले में कौन सा सिंधु स्थल प्रांत है? बनावली। या तो यूं पूछ सकता है कि बनावली सिंधु स्थल कहाँ है? ऑप्शन दे देगा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली। तो उनमें से बनावली कहाँ है? हाँ, बनावली कहाँ है? हरियाणा। अच्छा, हरियाणा के किस जिले में है? हिसार जिले में। इन सभी स्थलों पर परिपक्व तथा उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। सुतकांगेडोर तथा सुरकोटरा, इन दोनों की विशेषता है एक एक नगर दुर्ग का होना। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और, अच्छा, काठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ है? गुजरात के में। इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन को प्राप्त हुई। तो सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी किसे प्राप्त हुई? 1826 में चार्ल्स मैसन को। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। ये जैसे हड़प्पा पंजाब अभी मैंने बताया ही, मोहनजोदड़ो बताया, लोथल के विषय में भी हमने चर्चा की, कालीबंगा, बनावली, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर पाकिस्तान के कहाँ है? पश्चिमी प्रांत में है। कोटदीजी सिंध पाकिस्तान, चन्हूदड़ो पाकिस्तान, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में। बेहद इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा सकता है? स्थल और कहाँ स्थित है। या तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में कौन से हैं, पाकिस्तान में कौन से हैं, या तो
किस राज्य में कौन सा है? हिंदू कुश पर्वतमाला के पार अफगानिस्तान में कौन कौन से प्रमाण मिले सिंधु स्थल? सोर्तुगोई, यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नहरों के प्रमाण मिले हैं, तो किस स्थल से? सोर्तुगोई। और मुंदीगाक, ये भी कहाँ है? अफगानिस्तान में ही है। भारत में तो अपन पढ़ ही चुके, गुजरात, लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजी, मालवा, देसुल, धौलावीरा, प्रभातपट्टनम, भगतराव। तो हरियाणा गुजरात में कौन कौन से हैं? लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजी, मालवद, देसुल, धौलावीरा, प्रभातपट्टनम, भगतराव। हरियाणा में राखीगढ़ी, भिलवाड़ा, बनावली, कुणाल, मीताथल। अभी बनावली के विषय में हमने चर्चा ही की, राखीगढ़ी, भिलवाड़ा। अब पंजाब में कौन से हैं? रोपड़, बाड़ा, संघोल। महाराष्ट्र में दैमाबाद, बनावली, ये हरियाणा का। अच्छा, हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी बनावली हो। इसको अपन देख लेंगे कल, बनावली कल देखेंगे अपन, है ना? थोड़ा इसमें टिक कर लीजिएगा। अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्राबाद, सांगली, राजस्थान में कालीबंगा, जम्मू कश्मीर में मांडा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ, है ना? अब देखिए नगर निर्माण योजना, ये जो खुदाई से स्थल में सिंधुकालीन सभ्यता के नगर विन्यास को पूर्ण रूप से दिखाता है। देखिए बाकायदे, अगर ये सबसे निचले स्तर पर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल से स्नानागार का है शायद, क्योंकि बड़े बड़े जैसे अपन आज कल स्विमिंग पूल वगैरह बनाते हैं, तो ये देखिए, ये मेरे ख्याल से सीढ़ियाँ थीं इतनी बड़ी बड़ी, जो इसमें से देखिए इसमें शायद कुछ दिया हो। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी कि यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहे। अच्छा, ये दुर्ग के विषय में है, मतलब दिखा रहा है आयताकार, और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त होता था। ये बात सभी सिंधु ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत, हाँ, तो ये देखिए ईंटें ही तो हैं। मतलब ये कुल मिलाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चित्र के माध्यम से कि जो ईंटों का उपयोग के विषय में सिंधु घाटी सभ्यता में विशिष्ट रूप से कहा गया है, तो वो देखिए ये चित्र के माध्यम से दिखा भी रहा है हमें कि ईंटों का विशिष्ट रूप से उपयोग किया गया है। आर्थिक जीवन कैसा था इनका? सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। नवपाषाण काल में ही कृषि चालू हो गई थी। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल मानव आखेटक था, शिकार पर उसका पूरा जीवन निर्भर था। लेकिन नवपाषाण काल से कृषि और आग का आविष्कार व्यापक स्तर पर और व्यवस्थित तरीके से होने लगा था, और इन दोनों का उपयोग भी मानव जीवन अपने को व्यवस्थित करने में, या तो यूं कहें कि मानव जीवन अपने आप को एक ढांचे में डालने के लिए इन दोनों का उपयोग व्यवस्थित तरीके से करने लगा था। अब वह संग्राहक हो चुका था किसके स्थान पर? खानाबदोश के स्थान पर। कच्चे की जगह पक्के की इच्छा रखने लगा था। कच्चा यानी पहले किस पर निर्भर था? कच्चे मांस, पत्तियां, फल, फूल, और अब जब से दो पत्थर आपस में रगड़े, चिंगारी निकली, आग का आविष्कार हुआ, मानव की इच्छाएं बलवती हुई, मानव की इच्छाएं बढ़ी। क्यों? वैसे भी कहा जाता है कि जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है ना? तो पत्थरों का टकराव उन दोनों चीज़ों के लिए वरदान साबित हुआ। किन दोनों चीज़ों के लिए? स्वतः आग के लिए और कृषि के लिए भी।
तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार एवं पशुपालन भी प्रचलन में था। आगे हम देखेंगे पशुपालन। युद्ध हो जाते थे इतिहास में, तो इस चीज़ का उल्लेख है कि जो युद्ध हुआ करते थे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, है ना, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में पशुओं के पीछे युद्ध हुआ करते थे। तो पशु क्यों युद्ध हुआ करता था? क्योंकि आज जैसे मानव विविध प्रकार के व्यवसायों में लीन है और उन व्यवसायों के लिए आपस में वैमनस्यता ले लेता है, आपस में लड़ाई कर बैठता है, तो उसी प्रकार उस समय पशुपालन भी क्या था, व्यापार। हालांकि आज भी है, आज भी पशुपालन व्यापार के स्तर में है, लेकिन तब बहुलता में प्रचलित था। यहाँ के निवासियों से विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किया। फिर यूनान के लोगों ने सिंडन कहने लगे। यहाँ के लोग आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। इसके अलावा कपड़ा, जौहरी का काम, मनक का काम भी प्रचलित था, जिसे विदेशों में निर्यात की। वैसे भी भारत में अनेक प्रकार के मन के वही मोती वगैरह, मतलब भारत तो इन सब चीज़ों में वैसे भी बहुत संपन्न था। विस्तृत वीडियो लाऊंगा मैं इस विषय में। कृषि एवं पशुपालन, तो ठीक है, वही चीज़ है। अब आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा था कि सिंध इस देश के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहुत थीं, जिसके कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई गई, जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। तो सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। अच्छा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा बांगर और खादर। तो बांगर मिट्टी कौन सी होती है और खादर कौन सी होती है? जो बाढ़ के द्वारा, जिसे नवीन जलोढ़ भी कहते हैं, जो बाढ़ के द्वारा बहाई गई मिट्टी या तो नदी के किनारे बाढ़ के पानी द्वारा लाया हुआ जमाव निक्षेप होता रहता है, वह अत्यंत उपजाऊ होती है ना। तो जब यहाँ हर साल बाढ़ आती थी, वही इस सभ्यता के बहुत से विद्वानों के अनुसार वही इस सभ्यता के अंत की ओर अग्रसित करने का एक प्रमुख कारण भी था। तो अगर मतलब अक्सर बाढ़ आती रही या अक्सर बाढ़ का प्रकोप उस स्थल पर होता गया, तो फिर बिल्कुल लाजमी सी बात है कि वहाँ क्या होगा, वहाँ की मिट्टी उर्वर होगी। तो यही चीज़, यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ से पहले गेहूं और जौ काट लेते थे। तो यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला, लेकिन कालीबंगा की प्राक सभ्यता के जो कूट यानी हल रेखा मिले हैं, उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। तो हल रेखा को क्या कहते हैं? जो कूट। राजनैतिक जीवन इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानागारों का अस्तित्व, विदेशों से व्यावसायिक संबंध किसी बड़ी राजनैतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताना चाह रहे हैं ये कि जो भी इनका जैसे बड़े बड़े स्नानागार, विकसित नगर निर्माण, तो हाँ एक फैक्ट बात भी है कि अगर हम कुछ देख रहे हैं तभी सीख रहे हैं, अगर हम कुछ नहीं देख रहे तो नहीं सीख रहे। तो उस आधार पर इसको कहा गया है, क्योंकि इसके कोई प्रमाण तो मिले नहीं हैं कि कैसा इनका राजनैतिक जीवन था, कैसे किन लोगों से संबंध होने के कारण यह इस प्रकार के अपने को
नगरीय सभ्यता के अनुसार ढाले, तो मतलब ये एक इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला, बस ये एक अंदाज़ा लगाया गया है ना। यहाँ के शासक कैसे थे, शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था, लेकिन नगर व्यवस्था को देखकर लगता है कि कोई नगर निगम जैसी स्थानीय स्वशासन वाली संस्था थी। सोचिए भारत कितना विकसित रहा होगा आज से हजारों वर्ष पूर्व की बात है, लाखों वर्ष पूर्व की, लेकिन देखिए कि उस समय भी हम कितने विकसित थे और आज भी हम दिन प्रतिदिन अपने को क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि अब अपन थोड़ा वैज्ञानिक स्तर पर जा रहे हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं। शिल्प और तकनीकी ज्ञान, इन चित्रों के माध्यम से मैं उस समय के शिल्प को आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए ज़रा, नक्काशी देखिए और उन कारीगरों को सत सत नमन करिए कि कितने जौहर से युक्त जौहरी रहे होंगे। बस यही एक लाइन बोल सकता हूँ। फर्गुसन ने हालांकि चंदेल स्थापत्य के भी था। अब देखिए सिंधु सभ्यता के 10 वर्ण जो धौलावीरा के उत्तरी गेट के निकट 2000 ईस्वी में खोजे गए हैं। ये नर्तकी है मोहनजोदड़ो की, और ये मोहनजोदड़ो में पाई गई एक मूर्ति कराची के राष्ट्रीय संग्रहालय से है। पत्थर और औजार का उपयोग करते थे, भाई ये तो कन्फर्म है कि पत्थर और औजार का उपयोग करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आखेटक थे, शिकार करते थे, तो पत्थर और इनका औजार के बिना उन जानवरों का कहाँ से मांस निकालेंगे, कहाँ से अपना पेट भरेंगे, तो ये तो कन्फर्म था। और क्यों कन्फर्म था पत्थर के ही करते थे? क्यों? क्योंकि उस समय तक शुरुआती जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना कि प्राक, मध्य और अद्यतन, तो शुरुआत में कांसे का निर्माण नहीं हो, फिर धीरे धीरे ये परिचित हुए। तांबा टिन मिलाकर, कांसा तो वैसे भी तांबा और टिन का मिश्र धातु है, हालांकि यह दोनों में से कोई भी खनिज मात्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे, लोग नाव भी बनाते थे। नाव तो हालांकि मतलब अगर सिंधु नदी के किनारे में है, प्रतिवर्ष बाढ़ आ रही है, तो अमूमन सी बात है कि नाव का उपयोग तो वो लोग जानते ही जानते थे, नहीं तो जीवन संभव ही नहीं था। लिविंगहुड तो तभी हो सकता है ना कि जब आप अपने आवश्यकता की चीज़ों की पूर्ति किसी न किसी स्तर पर, या भले ही पूर्ण रूप से नहीं लेकिन छोटे स्तर पर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, तभी हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों क्लास ज़रूर थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जब हम ये पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें थोड़ा आसानी होगी, इसीलिए ये ज़रूरी है। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। ठीक है, हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था। तो अगर पूछा जाए कि हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना किस सन में मिला या पहला साक्ष्य किस सन में मिला, तो कब मिला? 1853 और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निज संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया। व्यापार के लिए उन्हें, अच्छा देखिए, हम जरूर नहीं पढ़ पाए लिपि, हम जरूर उनकी चीज़ों को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने सुविधा के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने सामाजिक जीवन को राजनैतिक जीवन से जोड़ने के लिए, या तो सामाजिक जीवन को अपनी सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी चीज़ें विकसित की। जैसे तौल के लिए विविध प्रकार के, जैसे बाट हो गए। अब ये 16, 32, 48, 64, 160 ये सब क्या है? जैसे हमारा आज का आधा किलो और 1 किलो है ना। तो अगर अपन देखें तो इन्होंने अपने सामाजिक जीवन के स्तर में बहुत परिवर्तन किया।
दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपया 16 आने का होता था। 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनवा, यानी 1 किलो में कुल 16 कनवा। आज हम क्या क्या जानते हैं कि 1 किलो में 4 पाव तो होते थे, इसमें लिखा है, लेकिन हम भी आज इसी पर हैं। किस पर? 1 किलो में 4 पाव पर ही है ना। लेकिन और क्या लिखा है? 1 कनवा, 4 कनवा, यानी 1 किलो में कुल 16 कनवा और पाव में 4 कनवा। तो ये उस समय इनकी मानक इकाइयाँ थी। संपत्ति का लेखा जोखा के लिए मापतौल की मतलब संपत्ति के लेखे जोखे के लिए वही लिपि का ज्ञान हो गया। ठीक है। प्रमुख आवर्तक कौन कौन से थे? 16 या उसके आवर्तक, जैसे 16, 32, 48, 64, 160। तो प्रमुख क्या था? 16। आज अपन क्या देखते हैं? प्रमुख किलो। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में लगभग सारी चीज़ें अपन ने देख ली। शुरुआत से एक बार देख लें कि हमने क्या क्या आज देखा। तो एक रिफ्रेश करते हैं। 3300 से 2500 पूर्व हड़प्पा। परिपक्व काल 2600 से 1900। हड़प्पा काल उत्तरार्ध में कौन सा था? 1900 से 1300। ठीक है। अब भौगोलिक विस्तार दक्षिण एशिया, वही कौन? पाकिस्तान और भारत, अफ़गानिस्तान। ठीक। नेचर पत्रिका से पता चला कि 8000 वर्ष पुरानी है। और प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थल का तो एक नामोत्पत्ति तो आप जानते ही हैं, समझ ही गए होंगे कि हड़प्पा में प्रथम खुदाई हुई और वहाँ से सिंधुकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले तो हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और इनसे प्रमुख स्थल संबंधित जहाँ जहाँ पर खुदाइयाँ हुई हैं, जहाँ जहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं, अभी आगे मैं क्वेश्चन में ज़रूर कराऊंगा कि किस जगह से कौन सी चीज़ें मिली। इसमें कुछ पार्ट्स छूटे हैं, जैसे इनके जब किसी अपने का निधन होता था, इनके जब किसी का ये होता था कि मतलब जैसे बुर्ज होम में कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मतलब कई चीज़ें हैं अभी जो क्वेश्चन के माध्यम से अपन पूरी करेंगे, लेकिन जो चीज़ें एक इसका फैक्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता आखिर है क्या, कैसे, कहाँ इन स्थलों में आते हैं, इनके अंतर्गत स्थल कौन कौन से हैं, उन चीज़ों को मैं बताने की इस क्लास के माध्यम से कोशिश किया हूँ। तो अब हिंदू कुश पर्वतमाला के पार में अफ़गानिस्तान, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कौन सा? सोर्तुगुई और मुंडीकाक, ये कहाँ के हैं? हिंदू कुश पर्वतमाला के पार, है ना। अब भारत के विभिन्न राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न शहर, ये सब देख लीजिएगा। गुजरात में लोथल, कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे गुजरात का लोथल हो गया, हरियाणा का बनावली, राखी गढ़ी, और पंजाब का रोपड़, बाड़ा, संघोल, महाराष्ट्र का दैमाबाद। ये थोड़ा बनावली आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है इस पे महाराष्ट्र के बनावली में, कहीं गलत टाइप तो नहीं है, एक्चुअल में है क्या, थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे हरियाणा का तो बनावली है, महाराष्ट्र का बनावली ज़रूर देखेंगे अपन। अब राजस्थान कालीबंगा, जम्मू कश्मीर मांडा, यहाँ पर नगर निर्माण योजना दिखाई गई है। ईंटों को देखिए इस लाइन पे, देखिए ये लाइन, इस लाइन में देखिए ये ईंट जैसी दिख रही है ना, इस लाइन में देखिए स्पष्ट ईंटों को दिखाने की चित्र के माध्यम से कोशिश की गई है। तो ये मेरा एक उद्देश्य था कि आपको ईंटों से निर्मित एक कुछ चीज़ें दिखाऊं। आगे ये आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन में ठीक है, वही व्यापार था, कृषि था, पशुपालन था
कुछ हद तक चीज़ों का भी निर्यात किया जाता था, जैसे मनके वगैरह, मनके यानी वही मोती वगैरह, सूती वस्त्र वगैरह, नहीं मतलब इसके अलावा कपड़े, जौहरी काम, मतलब धीरे धीरे आ रहा था, मानव अपने सभ्यता के स्तर को प्राप्त कर रहा था। कृषि और पशुपालन ये सब बताया गया है। राजनैतिक जीवन तो वही, मतलब इनके स्पष्ट और नगरीय जीवन को देखकर थोड़ा ये लगा कि शायद ये किसी उससे संबंधित है। ठीक है, इसमें तो ये है प्रमुख रूप से शिल्प और तकनीकी ज्ञान, इसमें ये दिखाया गया है। मतलब देखिए, मैं तो वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ देखकर कि उस समय की जो कारीगरी थी, सत सत नमन है उन कारीगरों को। ये देखिए अब इधर, फिर इसके बाद अब लास्ट में हम सिंधु सभ्यता के पतन पर आए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बाढ़ का बहुत ज़्यादा प्रकोप था वहाँ। एक मूवी भी आई है, उसमें भी दिखाया गया है कि बाढ़ की वजह से सिंधु सभ्यता को कितनी हानि हुई, उसका पतन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। तो इसमें भी बहुत से विद्वानों ने अलग अलग, कुछ ने जैसे मॉर्टिमर व्हीलर ने आर्य आक्रमण की अवधारणा दी है। मॉर्टिमर व्हीलर ने आर्य आक्रमण की अवधारणा दी थी, किंतु आरंभ से ही इस विचार का खंडन किया जाने लगा। अपने मत के पक्ष में व्हीलर महोदय ने कुछ पुरातात्विक तथा साहित्यिक प्रमाण भी दिए। मतलब अब ये देखिए, बाढ़ आना स्वाभाविक था, सर्वमान्य है, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं केवल बाढ़ इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं कर सकती है। इसलिए बाढ़ के अलावा भिन्न भिन्न कारणों का समर्थन भिन्न भिन्न विद्वान करते हैं, जैसे आग लग जाना, महामारी, बाहरी आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या करते हुए मॉर्टिमर व्हीलर ने आर्य आक्रमण की अवधारणा दी, किंतु आरंभ में ही इसका विचार, मतलब अब ठीक है, ये भी सत्य है कि इतनी बड़ी सभ्यता किसी एक वजह से तो थोड़ा आश्चर्यजनक लगता ही है। बहरहाल अपने पक्ष में व्हीलर महोदय ने कुछ पुरातात्विक साहित्यिक प्रमाण भी प्रस्तुत किए। उन्होंने मोहनजोदड़ो से 26 ऐसे नरकंकालों का साक्ष्य प्रस्तुत किया। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो जिनके सिर पर नुकीले अस्त्र के घाव चेंज थे। प्रोग्राम हड़प्पा से कब्रगाह यच का प्रमाण, उसे आक्रमणकारी कैलाश बताते हैं। उसी तरह साहित्यिक साक्ष्य के रूप में ऋग्वेद में वर्णित इंद्र तथा हरूपीय शब्द का दृष्टांत प्रस्तुत किया, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्य पर्याप्त है तथा साहित्यिक साक्ष्य संदिग्ध। उदाहरण के लिए महज 26 कंकालों के आधार पर आर्य आक्रमण की अवधारणा तार्किक नहीं लगती है। ठीक है, मतलब देख लीजिए, कब्रगाह यच का प्रमाण, आक्रमणकारी कैलाश बताते हैं। तो मतलब प्रमुख रूप से किसको कहा गया कि आर्यों ने आक्रमण किया। अच्छा, पहले शुरुआत में आपने देखा कि आर्यों से ये अपनी सभ्यता विकसित की है, लेकिन बाद में जब प्रमाण मिला कि नहीं आर्यों से नहीं सभ्यता अपनी विकसित की है, ये खुद में सभ्य थे, इन्होंने चीज़ों की खोज की, इन्होंने अपने को एक कहा जाए साइंटिफिक माइंड दिया। हम किसी की सभ्यता से सभ्य नहीं हुए, हमारे पास अपनी एक सभ्यता थी, मानव मस्तिष्क का उपयोग किया गया, जिसके द्वारा हमने अपनी सभ्यता का निर्माण किया। तो वही इसमें बताया गया है कि बाद में उनने मतलब प्रमुख रूप से बाढ़, आग लग जाना, महामारी, बाहरी आक्रमण में वही आर्यों का आक्रमण। तो चलिए, अब क्लास यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो विश्लेषण था अपने समाप्ति की ओर है। अगर आप अन्य कोई इससे संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य कोई विश्लेषण चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड आई ट्राई टू माई बेस्ट दैट यू get some very well. If you like this, please like, share and subscribe. Please support me. Okay, धन्यवाद।